हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पर हम लोग नील नदी का उपहार मिस्र अरब गणतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का मैप दिया गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में मिस्र यानी कि इजिप्ट पड़ता है। मिस्र देश जो है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के संगम पर स्थित है। इसका थोड़ा सा भाग जो है एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। हम लोगों ने जब अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल अवस्थित है। तो मिस्र जो है विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। देखिए, मिस्र में सहारा मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग रहते हैं। इसका कारण है कि यहाँ से नील नदी जाती है। तो नील नदी के जीवनदायिनी जल की वजह से मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने मैप थोड़ा जूम कर दिया है। ये आपका इजिप्ट रहा, मिस्र रहा, यहाँ से नील नदी जा रही है और ये मेडिटेरियन सी में यानी भूमध्य सागर में अपना जल गिरा रही है। मिस्र के पड़ोसी देशों की बात करें तो अफ्रीका में लीबिया, सूडान इसके पड़ोसी देश हैं, यानी कि पश्चिम में लीबिया है, दक्षिण में सूडान इसका पड़ोसी देश है। भूमि और जलवायु, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि मिस्र वास्तव में सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। इस वजह से यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी कम रहती है। तो वर्षा की मात्रा कम होने के कारण मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से यानी कि इस साइड से गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को खमसिन कहते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि मिस्र में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? खमसिन कहते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में और स्टेट पीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो वास्तव में मिस्र देश के 30वें भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। अभी हमने आपको बताया था कि मिस्र से नील नदी जा रही है और नील नदी जो है यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। मिस्र को जो है नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो नील नदी के दोनों तटों के साथ की सकरी पट्टी की भूमि जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। तो अधिकतर लोग जो है नील नदी के दोनों ओर फैली सकरी पट्टी में ही निवास करते हैं और यहीं पर खेती करते हैं। इस पट्टी की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? इस पट्टी की अधिकतम चौड़ाई 26 किलोमीटर से अधिक नहीं है और कहीं कहीं पर तो यह 2 या 3 किलोमीटर की चौड़ी रह गई है। तो ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। अब नील नदी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग नील नदी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है और यह विक्टोरिया झील से निकलती है। काहिरा के निकट इस नदी की कई शाखाएं हो जाती हैं और इन धाराओं को वितरकाएं कहते हैं। ठीक है, काहिरा को अंग्रेजी में कायरो कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो काहिरा के निकट नील नदी की कई शाखाएं हो गई हैं और इन शाखाओं को वितरकाएं कहते हैं। वितरकाओं से एक त्रिभुज बन जाता है, यानी वितरकाएं मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जा रहा है। तो नदी के मुहाने पर बने इस प्रकार के त्रिभुजाकार भूभाग को, जिसमें नदी की कई वितरकाएं निकलती हैं, डेल्टा कहते हैं। इसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का निर्माण नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी को काप या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नदियां जो है अपने साथ अवसादों का परिवहन करती हैं। तो अपने जहाँ पर नदी समुद्र में गिरती है तो उस मुहाने पर नदी उन अवसादों को निक्षेपित कर देती है। उनको निक्षेपित करने की वजह से वहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक साधन और उनका उपयोग। तो सबसे पहले फसलों की बात कर लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि मिस्र जो है सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। तो मिस्र का अधिकांश भाग जो है मरुस्थली है। मिस्र में कृषि योग्य भूमि जो है बहुत कम है। यहाँ कुल भूमि के केवल 3% भाग पर ही खेती होती है, लेकिन फिर भी यहाँ की 3/4 से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। नील नदी की घाटी और डेल्टा भाग विश्व के अधिक उपजाऊ भागों में से एक हैं, किंतु यहाँ सिंचाई के बिना खेती संभव नहीं है। देखिए, मिस्र के किसान को फैल्लाह कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि फैल्लाह कहाँ के किसानों को कहते हैं? मिस्र के किसानों को कहते हैं। तो फैल्लाह जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से अपने अपने खेतों में साल में 2-2 फसलें ले लेते हैं। तो यहाँ के किसानों को फैल्लाह कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। यहाँ की खाद्यान्न फसलों की बात करें तो मक्का, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। खजूर भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण उपज है, जिसकी सबसे ज़्यादा उपज मरुद्यानों से मिलती है। यहाँ पे मरुद्यान बनाए गए हैं जहाँ पर खजूर की खेती की जाती है। कपास जो है मिस्र की मुख्य नकदी फसल है और मिस्र की कपास अपनी उत्तमता के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध है।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कपास की फसल के लिए गर्म, शुष्क और स्वच्छ मौसम की आवश्यकता होती है। तो मिस्र में ये सभी आदर्श परिस्थितियां हैं। इस वजह से मिस्र जो है कपास के उत्पादन में विश्व भर में इसका नाम है और काफ़ी अग्रणी भी रहता है ये। तो मिस्र का गर्म, शुष्क और स्वच्छ मौसम कपास की पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त है। जल साधनों की बात करें तो नील नदी पर यहाँ पर कई ऊंचे ऊंचे बांध बनाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बांध असवान बांध है। खनिज और उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर खनिज तेल मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और यह सिनाई प्रायद्वीप और लाल सागर के तटवर्ती भागों में मिलता है। देखिए, मिस्र का जो एशिया वाला पार्ट है इसको सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है, खनिज तेल है, वो सिनाई प्रायद्वीप में और लाल सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, रेड सी के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल मिलता है। फॉस्फेट, समुद्री नमक, मैग्नीज और लौह अयस्क यहाँ के अन्य खनिज हैं। सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य सामग्री उद्योग जो हैं, ये मिस्र के सबसे पुराने और मुख्य उद्योग हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरण, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग जैसे उर्वरक बनाना, कांच और साबुन और तेल परिष्करण उद्योग, रिफाइनरी उद्योग भी तेजी से यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। पॉपुलेशन की बात कर लें तो देखिए, मैंने यहाँ पर जनसंख्या के लिए जो नवीनतम आंकड़े हैं वो आंकड़े यहाँ पर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 2020 के आंकड़े यहाँ पर रखे हैं। आप समय समय पर ये आंकड़े खुद से अपडेट कर लीजिए, गूगल पर जाइए और विकीपीडिया पर देख लीजिए कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। उस आधार पर आप आंकड़े अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आबादी की बात करें तो मिस्र में ज़्यादातर अरब लोग रहते हैं और ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। मिस्र की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 33 लाख है। जनसंख्या का जो वास्तविक वितरण है काफ़ी ज़्यादा असमान है। जनसंख्या का संकेंद्रण जो है नील नदी की घाटी में ही है। नील नदी की घाटी में प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक व्यक्ति निवास करते हैं। अल काहिरा यानी कि कायरो, यानी ये आप देख पा रहे हैं अल काहिरा, इसे कहते काहिरा भी कहते हैं, अल काहिरा भी कहते हैं, कायरो भी कहते हैं। तो ये मिस्र की राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यानी कायरो जो है अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड और स्फिंक्स ये काहिरा के निकट गीजा शहर एक पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। यानी आपने पढ़ा होगा मिस्र की पिरामिड और स्फिंक्स जो यानी आदि सिर, इसमें ऊपर का धड़ जो है मनुष्य का है और नीचे का सिर का धड़ है। तो पिरामिड और स्फिंक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये जो है गीजा शहर में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया यहाँ का प्रमुख शहर भी है और मिस्र का सबसे बड़ा पत्तन भी है जो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। यानी यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया जो है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। पोर्ट सईद पत्तन जो है स्वेज नहर पर स्थित है। देखिए, ये जो पत्तन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पत्तन आप देख पा रहे हैं, ये पोर्ट सईद पत्तन है जो कि स्वेज नहर पर स्थित है और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ के यातायात साधनों की बात करें तो मिस्र में रेल मार्ग और सड़कें जो है नील नदी के साथ साथ बनाए गए हैं। काहिरा जो है यातायात मार्गों का प्रमुख केंद्र है और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। स्वेज नहर की बात करें तो देखिए, स्वेज नहर का निर्माण जो है इसके पीछे कहानी है। अगर आपने मैप देखा है और आपने थोड़ा सा जो वास्को डी गामा भारत आया है उसकी यात्रा के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्राचीन समय में मध्यकाल में जो व्यापारी आते थे, मध्यकाल में व्यापारी, यूरोप से आने वाले व्यापारी अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए आते थे। तो उन्हें दक्षिण एशियाई देशों तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। समय के साथ साथ यहाँ पर समझ विकसित हुई तो ऐसा महसूस किया गया कि व्यापार को बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट पथ चाहिए, एक छोटा मार्ग चाहिए। तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए यहाँ पर स्वेज नहर का विकास किया गया। इससे क्या हुआ, इससे लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया के अलग करने वाली स्थल संधि को काट कर ही बनाई गई है और यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है या मिलाती है। सन 1869 में इसका विकास किया गया। तो सन 1869 में इस नहर के बन जाने से बंबई से लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम हो गई। यह नहर जो है 162 किलोमीटर लंबी है। हालांकि वर्तमान समय में इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। वर्तमान समय में इसकी लंबाई लगभग 169 किलोमीटर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।